नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सबका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। आप सबको पता है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेक्शन होते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मेरे हिसाब से ये बोनस पॉइंट होता है आपके पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग इसे जटिल बना देते हैं, आपको नहीं बनाना है जटिल, है ना। तो हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेक्शन होते हैं और इसमें मार्क्स की बात की जाए तो भाई इजीली आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल चैप्टर हम लोग कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया है, तो पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिक बातें हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग का था राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तीसरा चैप्टर था हम लोग का गरीबी, पॉवर्टी। और चौथा जो चैप्टर है जो कि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ पे हुआ क्या था, वीडियो अपलोड हुआ था आप लोगों के ग्रुप में, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से डिलीट हो गया, मैंने नहीं किया। ठीक है। तो इस कारण जो है ये क्लास मुझे दोबारा लेना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये चैप्टर बेरोजगारी कितना महत्वपूर्ण है आप सबको पता ही है। ठीक है। तो चलिए टू दी पॉइंट हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका पीडीएफ के लेके कुछ लोग बोल रहे थे। हाँ, एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, भाई साहब गलती मत करिए, जो भी सेक्शन में आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है, जो भी सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, मल्टीपल टाइम बार बार रिवीजन जरूर करिए। चाहे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, है ना, रिवीजन जरूरी होता है। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा यार, पढ़ाई कोई काम का नहीं है। मल्टीपल टाइम रिवीजन तभी माइंड में रहेगा। चाहे अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं, है ना, चाहे पोल साइंस की बात करूं, चाहे साइंस की कोई सेक्शन की बात करूं, चाहे करंट अफेयर्स की बात करूं, है ना, चाहे स्पेशल बिहार की बात करूं, तो भाई जो भी सेक्शन मैं पढ़ा दिया हूं मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ठीक है। और मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बिना मॉक टेस्ट का तो भाई एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हैं, ये मैं आपको, हाँ, मैं ये चीज आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई 99.99% में से जो बच जाता है ना भाई 0.11%, तो ऐसे में से भाई कुछ लोग होते हैं कि बिना मॉक टेस्ट के वो जाते हैं एग्जाम हॉल में और गलती से तुक्का भी लग जाता है, कंफ्यूजन में जो क्वेश्चन रहता है तो लग जाता है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली अगर केस में देखा जाए, मैं 99 का बात कर रहा हूँ, तो इतने परसेंट लोग जो है जो एग्जाम क्लियर करते हैं तो मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट आपके सामने होना चाहिए और मॉक टेस्ट से पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं और आपके जो पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो रिवीजन जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एक सेक्शन के लिए अलग अलग सोर्स को यूज करते हैं, है ना, लाते हैं पढ़ने के लिए और एक को भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये गलती आपको नहीं करना है भाई साहब। आज का जो चैप्टर है मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि चैप्टर का नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं कि भाई बेरोजगारी है क्या। बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो भाई इसका मापन कैसे किया जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। कौन से संगठन के द्वारा बेरोजगारी का मापन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार की, है ना। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहने का मतलब ये कि जाहिर सी बात है यहाँ पे विकसित देश होगा, विकासशील देश होगा। तो विकसित देश में कौन से बेरोजगारी पाए जाते हैं और विकासशील देश में कौन से बेरोजगारी पाए जाते हैं, है ना। ग्रामीण बेरोजगारी किस तरह का होते हैं और शहरी बेरोजगारी किस तरह का होता है, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं सबसे। उसके बाद यहाँ से प्रश्न फिर बनते हैं कि भाई बेरोजगारी का कारण क्या है ना, देखेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं कि बेरोजगार को जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये तो देखेंगे ही। साथ में इसका समाधान क्या है ना, बेरोजगारी दूर करने के लिए।
खासतौर पे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो भाई इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बेरोजगारी मापन के लेके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई वर्ल्ड लेवल पे बेरोजगारी का मापन कौन करता है, कौन से संस्थान करते हैं, कौन से संस्था करते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेरोजगारी। इसका डेफिनेशन को समझिए। देखिए इसका लैंग्वेज इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में है क्या इंडियन इकोनॉमी में कि भाई इसका लैंग्वेज का ही खेल है, भाषा है ना, थोड़ा सा लेंदी होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, इसलिए तो कह रहा हूँ पहले वीडियो देखिए उसके बाद पीडीएफ पढ़िए, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको साधारण शब्दों में समझा दूंगा। कार्य किसी काम को करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपने ही किसी जो व्यवसाय है उसमें नियुक्त होती है। कहने का मतलब बेरोजगार कौन होगा, ये व्यक्ति है भाई, उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, नहीं अपना खुद का काम है और नहीं किसी संस्थान में या फिर किसी संस्था में जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बेरोजगार है। इसका डेफिनेशन तो यही तो है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। कई बार यहाँ से इस लाइन से आपके पेपर में प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। कह रहा है कि श्रम शक्ति, श्रम शक्ति की मैं बात करूं तो ये 15 साल से लेके 59 साल के व्यक्ति, 60 साल में से एक साल कम, 15 साल से लेके 59 साल के व्यक्ति को जो है श्रम शक्ति में शामिल करते हैं। ये लोग एलिजिबल है श्रम शक्ति के लिए, ठीक है। और आपके क्या क्या सभी लोग, हाँ, जो कैपेबल है, जो काम कर सकते हैं, जिनके कार्य करने की क्षमता है, तो वही लोग इसमें शामिल होते हैं। तो श्रम शक्ति में कितने एज के लोगों को रखा जाता है, तो आपके 15 से लेके 59 साल के लोगों तक, 15 से लेके 59 तक के व्यक्ति को यहाँ पे रखा जाता है। इतने एज के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो आइए एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है कि श्रम शक्ति 15 से लेके 59 वर्ष के आयु के व्यक्ति है, जो है आपको पता होना चाहिए, तो के व्यक्ति है, उसमें कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो है इच्छा शक्ति यहाँ पे लिख दिया हो, एवं प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो, है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे बेरोजगार। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। 2 पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर कोई डिफिनेशन पूछ दे भाई बेरोजगारी अगर है क्या तो बता दो, तो आपके ये का श्रम शक्ति 15 से लेके 59 साल के व्यक्ति तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें कार्य करने की तो क्षमता है, कार्य करने की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन प्रचलित कीमतों पर जो सरकार के द्वारा कीमत तय की गई है, रोजगार उसे उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम लोग बेरोजगार कहेंगे। बस हो गया, काम खत्म। अब आते हैं भैया बेरोजगारी के प्रकार, ये महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, आपसे पूछे जाते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होते हैं और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होते हैं। 2 व्यक्ति है यहाँ पे, जरा सा देख लीजिएगा। ये पहला व्यक्ति है महाशय, और देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि ऐच्छिक बेरोजगारी, इस बेचारे को जो है सब कुछ है और अपने मन से ये काम करना नहीं चाहता है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा। ये एक बेचारा ये है, ये परेशान है, एकदम परेशान है, देख सकते हैं, इसका मैं इस तरीके से फिगर भी बना दिया हूँ। ये पूरे तरीके से परेशान है, काम करना चाहते हैं, प्रचलित कीमत पर जो है काम उपलब्ध नहीं है इसके पास, तो ये अनैच्छिक बेरोजगार होता है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, कह रहा है कि कार्य क्षमता, कार्य इच्छा शक्ति, प्रचलित मूल्य पर रोजगार भी उपलब्ध है, ये सब है इसके पास। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अब ऐच्छिक मतलब ये अपनी इच्छा से बेरोजगार हो रहे हैं, तो इनके पास क्या है, कार्य क्षमता तो है, कार्य इच्छा शक्ति भी है, प्रचलित कीमत पर जो है रोजगार भी उसे उपलब्ध है, इस महाशय को, है ना, पर कार्य करने की इच्छा नहीं है, काम नहीं करना चाहते है, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूँ। अब अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है, जरा सा देखना। कार्य क्षमता भी है इसके पास, भी कार्य क्षमता है, इच्छा शक्ति भी है काम करने का, भाई हम काम करेंगे, जो भी काम मिल जाए हम काम करने के लिए रेडी है, लेकिन प्रचलित कीमत पर क्या है, रोजगार उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
अनैच्छिक बेरोजगार। क्लियर? आशा करते हैं बेरोजगारी के दो प्रकार, ऐच्छिक और अनैच्छिक। और बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकाला जाता है, तो एक इसका फॉर्मूला भी है। अगर पूछा जाए एग्जाम में, एग्जामिनर आजकल ना मजाक कर लेते हैं, मैं जूम कर लूं और थोड़ा सा कर लेता हूँ। बेरोजगारी आपसे ना एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मजाक भी करते हैं कई बार, देखे। हालांकि साधारण शब्दों में ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी बराबर क्या होता है, रोजगार की आबादी, है ना, मतलब कि बेरोजगार की आबादी, तो जितने बेरोजगार है भाई उसकी आबादी और कितना श्रम शक्ति उपलब्ध है, और गुने 100 से गुना कर देंगे तो बेरोजगारी निकल के आ जाएगा। ये बेरोजगारी का फॉर्मूला है और आसान है, आराम से निकाल सकते हैं। अब प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बता रहा हूं। ये इससे पहले वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन करिए, ठीक है। तो बेरोजगारी की मापन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहां से पूछा जाए कि बेरोजगारी का मापन कौन से संगठन के द्वारा किया जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पे अगर भारत की बेरोजगारी की बात करूँ तो देखिए भारत में देखा जाए तो पहले जो है, पहले 2019 से पहले बेरोजगारी का मापन NSSO के द्वारा किया जाता है। और अभी आपको एक मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि NSSO क्या होता है, तो जब मैं आपको गरीबी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ, इसलिए सारे क्लासेस आपको देखना जरूरी होता है। और चूंकि अगर एक भी क्लास मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता होगा NSSO और CSO को जो है दोनों को मर्ज करके, है ना, एक में करके अब NSO बना दिया गया है। और बेरोजगारी का अभी प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी का मापन कौन करता है, तो भारत में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप कहिएगा सर NSO की अगर स्थापना पूछा जाए कब हुआ था, तो भैया कहिएगा 2019 में। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 23 मई, इसके बारे में बता चुका हूँ, 23 मई 2019 में इसका स्थापना हुआ है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। हालांकि आगे अगर देखा जाए तो मैं इसका मुख्यालय दिल्ली है ना, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि भारत में बेरोजगारी का गणना जो है NSO के द्वारा किया जाता है। 2019 से पहले जो है बेरोजगारी का मापन NSSO द्वारा की जाती थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा कि भाई NSSO का जो है स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ था, जरूर बताइएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए कई बार। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स बेरोजगारी मापन की आधार, है ना, भाई कौन से आधार है। क्योंकि यहाँ से अगर यूपीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया, जाके देखिएगा, है ना, NDA सब में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। और बिहार के तो एग्जाम में तो यहाँ से ये तो इसके बिहार के लिए तो ये टॉपिक फेवरेट है, प्रश्न यहाँ से आता ही है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, तो बेरोजगारी मापन के 3 आधार है। एक प्रमुख सामान्य आधार है, दूसरा समान साप्ताहिक आधार है, और तीसरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान दैनिक आधार है। नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा प्रमुख समान आधार, इसका मतलब ये साल भर में जो है कितने लोग जो है एक साल में कितने दिन ये काम कर रहे हैं। साल में कितने दिन होता है, 365 दिन होता है। इसे समझिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसा सेक्शन है, इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं, समझने वाली बात है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 365 दिन में कितने दिन ये रोजगार रहेंगे, मतलब रोजगार मिलेगा तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, और कितने दिन मिलता है तो उसे बेरोजगार कहेंगे। देखेंगे वर्तमान साप्ताहिक आधार, ये भी है बेरोजगारी मापन का, ये आधार है। मैं फिर से कर रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी मापन के 3 आधार है। पहला प्रमुख समान आधार, दूसरा वर्तमान साप्ताहिक आधार, ये सप्ताह दिन में कितने दिन अगर काम कर रहे तो बेरोजगार नहीं, ये है। और उसका यहाँ पे है वर्तमान दैनिक आधार। दैनिक आधार का मतलब कि प्रतिदिन अगर रोजगार मिल रहा है तो कितना घंटे मिल रहा है रोजगार, अगर रोजगार कितने घंटे मिल रहा है तो रोजगार कहेंगे, कितने घंटे रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे बेरोजगार कहेंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमुख सामान्य आधार क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, कह रहे कि वार्षिक आधार पर गणना की जाती है यहाँ पे, ठीक है। एक साल में, पूरे साल भर में ये साल भर की गणना की जाती है, ठीक है, समान आधार पर। तो कह रहे कि वार्षिक आधार पर जो है गणना की जाती है। यहाँ पे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पे कुछ लेंगे सर, कुछ लोग कहेंगे सर लीप ईयर जब आता है तो 366 दिन होता है। ऐसा नहीं सोचना है, आपको एवरेज में मान के चलना है, ठीक है। तो 365 दिन में जो है कितना, तो ध्यान रखिएगा
365 दिन में ये सामान्य प्रमुख ये मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, समानाधार कहता है, प्रमुख समानाधार ये कहता है कि अगर 365 दिन में, जब एक साल में पूरे साल भर की अगर बेरोजगारी की अगर गणना की जाए तो किस आधार पर किया जाता है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि 365 दिन में 273 दिन अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। इससे कम मिल रहा है, और हाँ 273 दिन में पर डे 8 घंटे के हिसाब से अगर रोजगार मिल रहा है, 365 दिन में 273 दिन पर डे 8 घंटे के हिसाब से अगर आपको रोजगार मिल रहा है, और जो प्रचलित कीमत है ना, उस कीमत पे अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। अगर इससे कम दिन 365 में से 273 दिन से कम अगर रोजगार मिल रहा है तब आप जो है बेरोजगार कहलाएंगे। इसे बेरोजगार की सूची में रखा जाता है। कौन कह रहा है कि ये प्रमुख समानाधार का जो मापन होता है बेरोजगारी से, तो वो कहते हैं। अब आइए देखते हैं वर्तमान साप्ताहिक आधार क्या है, जरा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि अगर व्यक्ति को एक सप्ताह में, मतलब सप्ताह में 1 घंटा रोजगार मिल जाता है। अब देखो ये एकदम बकवास है, हालांकि इसका डेफिनेशन है वर्तमान साप्ताहिक आधार, ये कह रहा है 1 घंटा रोजगार मिल जाता है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो भाई आपको पता है कि जो मापन का आधार है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दैनिक आधार क्या कहता है, कह रहा है किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 1 से लेकर 4 घंटे, मतलब कि 1 से लेकर 4 घंटे अगर आप रोजगार करते हैं तो उसे आधा दिन का काम कहते हैं, कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और 5 से लेकर 8 घंटा प्रतिदिन अगर काम करते हैं, मतलब कि 4 से आगे टप जाता है, तो उसे पूर्ण दिवस माना जाता है। तो अगर इतना आपको रोजगार मिल रहा है तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये रोजगार के श्रेणी में आता है। तो ये क्या कह रहा है, बेरोजगारी मापन के 3 आधार। अभी प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनता है कि भारत में अगर बेरोजगारी की अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, ध्यान रखिएगा, तो ये डेटा आप करेक्शन कर लीजिएगा 2024 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे करेक्शन कर दूंगा। ये 21 बैच का डेटा मैंने लिया हूँ। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी की अगर दर की मैं बात करूँ तो ये 6.7% था, है ना, और शहरी बेरोजगारी इतना था और ग्रामीण बेरोजगारी इतना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे आपको अभी करंट अफेयर्स से अपडेट कर लेना है। मैं आपको आर्थिक समीक्षा, ठीक है, आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ाऊंगा तो इसे क्लियर कर दूंगा। ध्यान रहे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में बेरोजगारी की दर कितना है भारत में, शहरी बेरोजगारी कितना है और ग्रामीण बेरोजगारी कितना है, तो भाई आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा, मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना आपको यहाँ पे, अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे मेंशन कर दो, राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है किस राज्य में है, तो ये मैं एक 2021 वाला डेटा लिया हूँ, तो जिसमें उत्तराखंड था। और सबसे कम बेरोजगार जो है कहाँ पे था, तो ये असम में था। लेकिन अभी यहाँ पे डेटा चेंज हो गया है। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं जब बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ाऊंगा तो ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा पूछते हैं ना, बेरोजगारी के प्रकार। ये इतना महत्वपूर्ण चार्ट है ना भाई, यहीं से अगर देखा जाए तो अभी जितना पॉइंट बताऊं इस चैप्टर से लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से आता है ना। बेरोजगारी चैप्टर से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो 90% क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, बेरोजगारी को 2 भागों में बांटा गया है। एक विकसित देश का जो है बेरोजगारी होगा, है ना। विकसित देश में आप सबको पता है कि विकसित देश कौन कौन सा होगा, आपके अक्सर यूएसए होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा आपको याद भी रहे। एक तो यूएसए हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब विकसित देश में कैटेगरी में आता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया। तो उस देश में किस तरह का बेरोजगारी पाया जाता है, मैं यहाँ पे बात करूंगा विकसित देश। और दूसरा यहाँ पे मैं बात करूंगा विकासशील देश। जैसे भारत क्या है भैया, आप कहेगा सर भारत तो विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है, और ये पूरे तरीके से डेवलप्ड है। तो दोनों देश, अगर देशों की मैं बात करूँ, दोनों देश कहने का मतलब एक विकसित देश होगा और एक विकासशील देश होगा। चाहे विकासशील को आप अल्प विकसित भी कह सकते हैं। तो खासतौर पे यहाँ पे भारत में जो है किस तरह का बेरोजगारी पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं विकसित देश की पहले बात कर लेता हूँ यहीं पे, तो विकसित देश में जो है बेरोजगार की मैं बात करूँ तो इससे पहले 2 भागों में बांटा गया है।
एक चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा जो है अनियमित बेरोजगारी। नाम से ही पता चल रहा होगा, चक्रीय बेरोजगारी और अनियमित बेरोजगारी। उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो लोग बेरोजगार होंगे, भाई जाहिर सी बात है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र में, है ना, बेरोजगार होंगे, तो जाहिर सी बात है भाई ये प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाएंगे। और आकस्मिक बेरोजगारी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है ना, घर्षण जनित या फिर ये इसी को कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी, है ना, चक्रीय बेरोजगारी, नाम से ही पता चल रहा होगा। अभी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये सबका सब ये पॉइंट यार ध्यान रखना है, ये पांचों पॉइंट। चक्रीय बेरोजगारी, सॉरी, चक्रीय बेरोजगारी अलग है, घर्षण बेरोजगारी अलग है, माफी चाहता हूँ। तो चक्रीय बेरोजगारी जो है ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं, तो भाई ये कौन से देश में पाया जाता है, तो ये विकसित देश में पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये प्रौद्योगिकी बेरोजगारी जो है कौन से देश में पाया जाएगा, तो आप कहिएगा सर यह भी जो है विकसित देशों में पाया जाता है। आकस्मिक बेरोजगारी विकसित देश में, ये क्या होता है अभी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अनियमित बेरोजगारी, यह भी जो है विकसित देश में ही पाया जाता है। और घर्षण जनित बेरोजगारी, यह भी विकसित देशों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट, मैं थोड़ा सा इसे अब एक बार इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आपको ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा विकसित, ये तो होगा यहाँ पे, ठीक है, विकसित और अल्प विकसित देशों की बेरोजगारी, ये क्या है भाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो तरह का बेरोजगारी पाए जाएंगे। खासतौर पे अगर मैं भारत की बात करूँ तो ये भी विकासशील देश है ना, या फिर अल्प विकसित देश है, आप कैसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भारत में दो तरह का बेरोजगारी पाए जाएंगे, एक तो ग्रामीण बेरोजगारी और दूसरा जो है शहरी बेरोजगारी। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है ग्रामीण बेरोजगारी का जो है लक्षण है ना, ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या फिर ऐसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा ग्रामीण बेरोजगारी है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं क्यों बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, ग्रामीण बेरोजगारी जो है ये मौसमी जो बेरोजगारी होता है ना, ये ग्रामीण बेरोजगारी होता है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मौसम के हिसाब से इसे काम मिलेगा, है ना। और ग्रामीण बेरोजगारी जितने भी होता है ये सब कृषि से आधारित होता है। तो जाहिर सी बात, अगर मैं बात करूं, अगर अभी मैं ओवरऑली बात करूं भारत में, तो अभी हालांकि 3 फसल होता है ना। तो जब फसल का सीजन आता है तो जाहिर सी बात है उनके पास रोजगार होते हैं, और जब सीजन खत्म हो जाता है तो ये सब क्या होता है भाई, बेरोजगार पड़े रहते हैं। तो उसी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छुपी या फिर परछन बेरोजगारी, आप देखिएगा ना बीपीएससी में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार एसआई में भी, बीएसएससी सीजीएल में भी प्रश्न पूछे गए कई बार, आप जाके देख लीजिएगा ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो छुपी चाहे परछन बेरोजगारी की अगर बात करें तो नाम से ही पता चल रहा होगा ये होता है क्या है। तो नाम से पता चले छुपी और परछन, इसमें क्या होगा, मान लीजिए 1 बीघा खेत है यहाँ पे, है ना, 1 बीघा खेत है, और इस 1 बीघा खेत को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, 20 लोगों की जरूरत है भाई। इसमें सपोज यहाँ पे धान लगवाना है, ठीक है। तो और इसमें जो है 20 लोगों ने ये धान लगा लेगा, और होगा क्या कि 20 लोगों की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 लोग को लगा देंगे। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जरूरत था 20 लोगों का, और 1 बीघा खेत में जो है उत्पादन भी उतना ही होगा, चाहे 20 लोग काम करे चाहे 30 लोग काम करे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 20 की जगह पे हम क्या किए, 30 लोगों को लगा दिए, लेकिन जरूरत नहीं था 20 आदमी करे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है। तो जाहिर सी बात है यह परछन बेरोजगारी कहलाएगा, क्योंकि जगह इस काम को 20 आदमी कर सकता था, लेकिन हमने 30 आदमी लगा दिया, ये बेरोजगारी करने से होता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है भैया छुपी या परछन बेरोजगारी। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट देके क्वेश्चन को ना टफ किया जाता है। और आपको पता होगा कि आपके 11th क्लास में और 12th क्लास में एनसीईआरटी अगर पढ़ते तो वहां पे भी ये चीजें मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रटने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत में कौन कौन से बेरोजगारी पाए जाते हैं, एक ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में कौन कौन सा, तो आप कहिएगा मौसमी। तो मौसमी कौन सा होता है, तो मौसम के हिसाब से, अगर जाहिर सी बात है सीजन होगा तो किसान के पास काम होंगे, और वहां पे जो काम करने वाले लोग होंगे, जो ग्रामीण लोग होंगे, गांव का लोग होंगे, तो तब काम मिलेगा। अगर मौसम खत्म हो जाता है, सीजन खत्म हो जाता है,
तो भाई इसका जो है काम बंद हो जाता है ना, काम ये बेरोजगार होते हैं। उसके बाद परछन और छुपी बेरोजगारी, आप सबको पता है ये भी ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब शहरी बेरोजगारी में क्या होगा, ये भी बस ये 4 यहाँ से ध्यान रखना है और 4 यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 यहाँ से है ना, 2 यहाँ से ध्यान रखना है। ग्रामीण से 2, मौसमी छुपी, मौसमी बेरोजगारी बोले, छुपी या परछन बोले, है ना, तो ये एक ही होता है। उसके बाद यहाँ पे शहरी बेरोजगारी में 2 ध्यान रखना है, एक तो औद्योगिक क्षेत्र में जो बेरोजगार होंगे वो, और ये शैक्षिक, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा शैक्षिक मतलब ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, काम करना चाहते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भी बेरोजगार यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होगा भैया, जो लोग कंपनी में काम करने वाले लोग होंगे, ये भी काम करने के लिए इच्छुक है और इसे रोजगार नहीं मिल रहा है सही कीमत पर, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत में शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी पाया जाता है। तो ग्रामीण में कौन कौन सा, मौसमी और परछन, ठीक है। शहरी में कौन सा, औद्योगिक और शैक्षणिक। ये विकासशील देश में पाया जाता है और भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी को मैं यहाँ पे डिटेल में लिख भी दिया हूँ, आप चाहे तो एक एक करके पढ़ सकते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, तो एक बार मैं आपको यहाँ से पढ़ के भी बता देता हूँ। कह रहे चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। कह रहे कि जब अर्थव्यवस्था में यहाँ पे समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है तथा रोजगार के जो है नए अवसर उत्पन्न होते हैं। कह रहे कि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर होता है तो उत्पादन में कमी होता है, दैट्स इट बात है, और कम लोगों की जो है आवश्यकता होती है, इसके कारण बेरोजगारी क्या होता है, बढ़ती है। तो ये चक्रीय बेरोजगारी का डेफिनेशन है, हालांकि मैं आपको समझा दिया हूँ। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होगा, और ध्यान दे औद्योगिक बेरोजगारी कहाँ पे पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो कह रहे कि जो लोग टेक्निकल डिग्री भाई जिनके पास है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, तकनीकी या गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता और दक्षता तो रखते हैं परंतु रोजगार उसे उपलब्ध नहीं है, और औद्योगिक क्षेत्र में ये बेरोजगारी पाया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं कि भाई औद्योगिक बेरोजगारी जो है किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो भाई औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना। और ये क्यों उत्पन्न होता है, देखा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर से जो है ये बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि बेरोजगारी जो है सभी बेरोजगारी जनसंख्या में जाहिर सी बात है वृद्धि हो रहा है, तो बेरोजगारी में बताऊंगा कि बेरोजगारी का कारण क्या है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रहा है, कौन कौन से कारक है, और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं कई बार। आकस्मिक बेरोजगारी नाम से ही पता चल रहा होगा, तो देखिए ये बेरोजगारी ना अस्थायी होता है ना, ये हमेशा नहीं होता है। तो आकस्मिक बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो यह जो है अस्थायी जो है बेरोजगार को जो है संदर्भित करता है। कह रहा है कि ये जो बेरोजगारी तब होते हैं जब कुछ उद्योग में मांग या आपूर्ति में मौसमी परिवर्तन के कारण जो है ना श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आकस्मिक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है जरा सा देखिएगा। तो कह रहा है देखो अब ये भी क्या कर रहा है ना भाई, अब पैसा के कारण ना ये रोजगार पहले वाला, जिस मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। तो कंपनी ए में ये बेचारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रहा है इसको, है ना, 20,000 सैलरी मिल रहा है। अब क्या करेगा, अब इस कंपनी में उसको बोल रहे कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे, हम आपको 30,000 देंगे। अब क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो इस बीच में जो बेरोजगार रहेगा, जो कि आप यहाँ पे छोड़ा यहाँ तक तुरंत जॉब तो नहीं लग जाएगा, तो इस बीच में जो बेरोजगार रहेगा तो उसे कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे शब्दों में भी मैं लिख दिया हूँ, कह कि वह व्यक्ति जो रोजगार को छोड़कर, है ना, मतलब कि पहली वाली रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तब वह दोनों रोजगार के बीच की अवधि में जो है बेरोजगार होता है ना भैया, उसी कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। और इस प्रकार की बेरोजगारी का संबंध जो है विकसित, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, घर्षणात्मक या फिर घर्षण बेरोजगारी कौन से देश में लोगों को पाया जाएगा, कौन से देश के लोगों में पाया जाता है, तो यह विकसित जो कंट्री है ना वहां पे औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे ये बेरोजगारी पाए जाएंगे, ठीक है। जहां रोजगार का अवसर ज्यादा होता है, ठीक है, रोजगार का अवसर ज्यादा होगा तो वहां पे घर्षणात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। मैं ये पॉइंट लिख दिया हूँ, स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। मौसमी बेरोजगारी, और आप सबको पता है, आप कहिएगा सर अभी तो आपने बता दिया, मौसमी बेरोजगारी और ये परछन बेरोजगारी, ये विकासशील देश में पाया जाएगा, डेवलपिंग कंट्री में पाया जाएगा, खासतौर पे भारत में।
और ये दोनों क्या है भैया, ग्रामीण बेरोजगारी है ना। तो मौसमी बेरोजगारी में मैंने आपको अभी क्या बताया, यह बेरोजगारी तब होती है जब लोग, यहाँ पे देखिएगा, वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त करता है और कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। और यह बेरोजगार जो मैं बात कर रहा हूँ मौसमी बेरोजगारी, यह कृषि पर आश्रित होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, जब बुआई कटाई आदि होती है तो कुछ लोग विशेष महीनों में जो है कृषि पर आश्रित रहेगा, जाहिर सी बात है। अब जब काम खत्म हो जाएगा तो भाई इनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। परछन या छिपी हुई बेरोजगारी मैं आपको बता चुका हूँ भैया। यहाँ पे लोगों का जरूरत है 10, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताया था कि 1 बीघा खेत में हमें 20 लोगों की जरूरत है, इसमें धान लगवाना है, और 20 के जगह पे 30 लोग आ गया, जो कि है तो बेरोजगारी। तो जाहिर सी बात है जितना उत्पादन जो 20 लोग काम करेंगे उतना ही उत्पादन जो 30 लोग काम करेंगे, 1 बीघा खेत में उत्पादन वही होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं भाई, तो ये भी बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। तो इसे कहा जाता है परछन या छुपी बेरोजगारी। और जाके देखिएगा पेपर में, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन, कंसेप्ट आपका नहीं होता है, क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में कर जाते हैं गलत, आसान है। तो कह रहे कि इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं और इनके मतलब उनके पास भूखंड होता है जहां कार्य मिलता है, ऐसा प्राय कृषिगत कार्यों में लगे परिजनों में होता है। और कह रहा है कि कृषि कार्य में 5 लोगों की, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा हूँ, 5 लोगों की आवश्यकता होती है, एनसीईआरटी में वही चीज लिखा हुआ है, 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इसमें 3 लोग क्या है, अतिरिक्त है, ज्यादा है, तो इसे परछन या छुपी बेरोजगारी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षित या शैक्षणिक बेरोजगारी मैं आपको बता चुका हूं कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रोजगार न प्राप्त, पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार उसे नहीं मिलता है, ये शिक्षित और ये बेरोजगारी पाए जाते हैं इसमें। ऐसे श्रमिक जिनको शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में जो है संसाधन उपयोग किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, तथा इन श्रमिकों की कार्य क्षमता भी और श्रमिकों से अधिक होती है। ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को जो है ये शिक्षित बेरोजगार कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर बहुत ज्यादा टफ करेगा ना भैया, तो ये लाइन देगा, इस लाइन को दिमाग में ध्यान रखिए, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब कह रहा है कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। अभी आप मेरे हिसाब से यार इसके लिए तो एक तो लॉ बना देना चाहिए। अभी भी आप देखिएगा ना गांव में, और हालांकि शहर में भी कुछ लोग 10-10 बच्चे पैदा करने में लगे हैं, है ना। और बिहार की अगर हालत की मैं बात करूँ ना भैया, आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पे है भाई हम लोग जनसंख्या में, जितना क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या की बात करूं, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग पहले स्थान पे हैं, तो ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल करना है। और अगर आप, हालांकि अभी आपका बात कौन मानेगा यार, है ना, क्योंकि वैसे भी जो लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं 1-2 साल 3 साल लग जाता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, आप सफल जरूर हो जाइएगा, और इसी बार सभी लोग सफल होइएगा, मुझे उम्मीद है और आशा भी है। हाँ, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ लो, हो जाएगा इस बार, है ना, इस बार हो जाएगा, जो ड्रीम है आप लोगों का मिल जाएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि भाई हम आपके लिए इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सारे कंटेंट आपको एक जगह प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, तो मेहनत तो कर लीजिए ताकि भाई क्वेश्चन मिस ना हो। तो देखिएगा यहाँ पे भारत में बेरोजगारी की अगर बात करें तो भाई पहला मुख्य कारण है भैया जनसंख्या वृद्धि, देख सकते भाई कितने फास्ट में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सिंचाई सुविधाओं में कमी, ये भी उपलब्ध नहीं है अभी जो मिलना चाहिए। तीसरा यहाँ पे है कम बचत और निवेश। चौथा यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पॉइंट लिख दिया हूँ, श्रमिकों की गतिशीलता में कमी, ये भी है कहीं ना कहीं। रोजगार विहीन आर्थिक विकास, ये भी होना चाहिए। और कुटीर लघु उद्योग का जो है निम्न विकास, इसका भी विकास जिस तरीके से होना चाहिए, इससे पहले तो यार ऐसे पेटू सब था, आपको पता होना चाहिए, हालांकि अभी भी बिहार में है। अभी आप देखिए ना यूपी में अगर देखिएगा, अभी पेपर लीक हुआ था, पेपर कैंसिल किया गया है, लेकिन बिहार एसआई का सब किसको पता नहीं कि बिहार एसआई का पेपर लीक हुआ था 1275 सीट का, है ना।
और देखिए इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कमी है, और वहां पे सभी लोग डट के इसमें क्या किए थे भाई, इसमें भाग लिए थे, और जाहिर सी बात है एक दूसरे को सपोर्ट किए थे। हम लोग के कंडीशन में क्या होते हैं, नहीं करते हैं, इस कारण से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझदार है यार, तो एक दूसरे को साथ देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो बिहार में क्या हुआ, नहीं हुआ। और ये छोटी छोटी गलती पे सरकार को भी काम करने की यार जरूरत है, सरकार को लेना चाहिए एक्शन। बिहार के अगर विकास की मैं बात करूं तो एक, हालांकि इन्होंने 7 निश्चय जो स्कीम लाया है, तो उसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि युवा शक्ति बिहार प्रगति। लेकिन यार शक्ति कैसे युवा को बढ़ेगा, आप उसको सपोर्ट करिएगा तब ना, है ना। जो पढ़ने वाले लोग हैं उसका मनोबल टूट जाता है। ठीक है, अब मैं देखा हूँ यार 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, अब 1-1 2-2 नंबर से चला गया, और जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल आपको पता ही होना चाहिए, हर एक साल इधर उधर करते आए हो। तो हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ताकि आपको 100 में टारगेट ये रखना है, चाहे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई अन्य एग्जाम के लिए, बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए, हमेशा 100 में मैं बात कर रहा हूँ, 100 में आपको टारगेट रखना है, 85 प्लस का प्रीलिम्स में ही यही टारगेट रखिए, और बिल्कुल पॉसिबल है। मेहनत एक बार करिए ना, अच्छे से हो जाएगा। चलिए, बेरोजगारी के को जो है दूर कैसे किया जा सकता है भाई, क्या सुझाव है। तो देखिए सरकार के द्वारा कई सारे स्कीम लाए गए हैं। हाँ, अब लोगों को ये इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन पहले आप सबको पता है 2016 से पहले पहले सब कुछ जो है डिजिटलाइज नहीं हुआ था। आपको पता होना चाहिए कितने बड़े लेवल पे करप्शन होता था, है ना। तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए, हालांकि अभी भी है लेकिन कम है उसके कंपेयर में, और हम सब मिलके अभी काम करेंगे तो हो जाएगा, ये भी सुधार हो जाएगा। तो सबको क्या करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा इसमें। चलिए, गलत के प्रति जो है आवाज उठाना पड़ेगा, मुंह बंद करके रखिएगा तो नहीं पॉसिबल है यार, है ना। भारत में बेरोजगारी दूर करने का जो है क्या सुझाव है, तो देख सकते हैं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, ये कारण है, जाहिर सी बात है। लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, है ना, और जो इसके हकदार है उनके तक ये फायदा मिलना चाहिए यार। उसके बाद यहाँ पे कृषि में बहुफसली पद्धति को जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए, है ना, और इसमें सरकार का भी सहयोग मिलना चाहिए। अभी भी आप गांव में जाइएगा ना, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं उनके पास पैसा ही नहीं है होता है कि वो बीज खरीद सके, है ना, हाइब्रिड बीज को नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पैसा होता है ना। और उनका जो कीमत होता है, खासतौर पे बिहार, यूपी, सब यूपी में तो ऊपर भी ठीक है, बिहार के किसान की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसके जो इनके धान और गेहूं का मूल्य होता है बहुत कम होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सहकारी में बोल रहा हूँ, सरकारी नहीं बोल रहा हूँ, सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, देखिए जैसे ही मैं आपको कृषि क्षेत्र बोला हूँ तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कृषि क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूँ तो प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि एक्साई से एसआई में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इस लाइन से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए मैं द्वितीय क्षेत्र का बात कर रहा हूं, और सेवा क्षेत्र में जैसे ही बोला हूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए तृतीय क्षेत्र का बात कर रहा है। ठीक है, और ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले क्लास में, शायद पहले या दूसरे क्लास में। तो ये तीनों क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, और आप सबको पता है कि सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए कई सारे स्कीम भी लाए गए, कई सारी योजना लाए गए हैं, जो कि इस पे काम किया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हुआ सारे सेक्शन। और मैं फिर से एक बार बता दूं, आप लोग ये दोनों डेटा जो है इतना कष्ट जरूर करना है कि भारत में प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी दर क्या है, शहरी बेरोजगारी दर क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी दर क्या है, आपके कॉपी पे होना चाहिए, है ना। ये जो नोट्स दूंगा तो इसमें ये मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक साल चेंज होता है ये डेटा। और राज्य में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बेरोजगार है और सबसे कम जो है बेरोजगार कौन से राज्य में है, ये डेटा आपको मेंशन कर लेना है, दोनों जगह न्यू डेटा। बाकी जो चीज पढ़ा दिया हूं मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, अभी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें जितने भी स्कीम है राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो पढ़ना होता है। और आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट है, जैसे मैं आपको बेरोजगारी वाला जो चैप्टर बताया यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना।
परछन बेरोजगारी से, छुपी हुई बेरोजगारी से, शैक्षणिक बेरोजगारी से, चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है। तो बेसिक बेसिक बातें यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बेरोजगारी का मापन कौन करता है ना, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।